नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज से अपने नए सिरे से विस्तृत रूप से टॉपिकों को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़े आराम से बड़े धैर्यपूर्वक आप समझें, पढ़ें उसको। और भी आपको कोई अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, जिसका निराकरण समाधान किया जाएगा। देखो, पढ़ने के कई तरीके हैं। आज का सिस्टम ये है कि आप ज्यादा मत पढ़ो। आप भले ही 4 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, परंतु 2 घंटे आप ऐसा पढ़ो कि उस मैटर को आप दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, मतलब आपको क्या दोबारा उस मैटर को देखना नहीं पड़े। तो हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। तो अपने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण है, वो वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका जो 10th का टॉपिक है द्विघात समीकरण, वो स्टार्ट करते हैं उसमें। देखो, द्विघात का मतलब क्या है। पहली बात तो ये जो द्विघात वगैरह है, एक घात की ये समीकरण कैसे बनती है, कितने तरह के समीकरण है, आपको पहले मैं उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले अपना मालूम आपको, जैसे चर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जहां पे x, y, z, t वगैरह कुछ इस फॉर्म के ये वेरिएबल होते हैं, मतलब वेरी करते हैं। जैसे आप x की वैल्यू किसी इक्वेशन 1 लेते हो, किसी इक्वेशन में क्या लेते हो, आप 2 लेते हो, तो जो x, y, z है, इनकी जो वैल्यू है वो आपके वेरी करेगी। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। इसी प्रकार अचर और होता है, क्या होता है, अचर मतलब देखो नहीं चलने वाला, कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो क्या लिख दिया, 5, 2, 10, मतलब ये वो डिजिट है जो फिक्स रहते हैं। आप पढ़ोगे तो भी 5 है, मैं पढ़ूंगा तो 5 रहेगा, कोई और इस मैटर को पढ़ेगा तो भी इसे क्या पढ़ेगा, वो 5 ही पढ़ेगा। तो ये तो होते हैं अचर, कांस्टेंट, और ये होता है वेरिएबल, चर होते हैं। तो चरों के द्वारा ये जो द्विघात है, त्रिघात जो समीकरण है, या ये जो रैखिक समीकरण है, वो सारी इन चर और इन अचर के माध्यम से बनती है। अब देखो होता क्या है, जैसे आपकी लीनियर इक्वेशन होते हैं रैखिक समीकरण, जैसे ex प्लस बी बराबर क्या लिख दिया, 0 या c वगैरह कुछ भी हो। एक समीकरण में इस प्रकार से लिखूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या हो, 0। और एक और ले लेते हैं कि ex क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d इक्वल्स टू क्या हो, 0। तो देखो 3 तरह की मैंने समीकरण आपके सामने लिखी है। सबसे पहले समीकरण में अब एक खासियत है, देखो इन तीनों समीकरणों के अंदर जो आपका वेरिएबल है, जो आपका चर है, वो कौन है, x है। समझ आ रहा है, देखो ये आपका x है। a, b और ये जो c वगैरह d आपको नजर आ रहे हैं, कौन से, a b c d, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। ये सारे क्या रियल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, रियल नंबर। ये साइन होता है बिलोंग्स टू, मतलब लाई करता है किसमें, रियल नंबर में से कोई न कोई आपके पास ये अंक होगा, दे रखा होगा, संख्याएं होगी आपके पास, पॉजिटिव, नेगेटिव, बट्टे वाली कैसी भी संख्या आगे की जो है वो सारी संख्याएं होती है। चर आपका कौन सा दे रखा है, x आपका चर है। जिस समीकरण में आपके पास x की जो हाईएस्ट पावर है, अधिकतम पावर है, वो अगर 1 हो, तो वो समीकरण आपकी क्या कहलाती है, वो समीकरण कहलाती है रैखिक समीकरण। तो ये समीकरण आपकी क्या कहलाएगी, रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन कहलाती है। सेकंड है जहां आपके पास चर की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाए, 2 हो जाए, 2 आ जाए। जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जो घात है, वो आपके पास अगर 2 आ जाए, 2 हो जाए, तो वो इक्वेशन कहलाती है कौन सी, द्विघात समीकरण। क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। और जहां वेरिएबल की जो अधिकतम पावर है वो आपके पास 3 आ जाए, तो ये कहलाती है त्रिघात। क्या कहलाती है, त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। इसी क्रम में ये आगे चलती रहती है, समीकरण आपके आगे से आगे चलती रहती है। अच्छा, इनमें एक खासियत ये बात और होती है कि जहां x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक है, वो आपको नजर आ रहा है। जैसे इसमें भी a लिखा हुआ है, इधर भी a लिखा हुआ है, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो
मेन कंडीशन क्या होती है, आपका ए कभी भी क्या है, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका जो वेरिएबल ए है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो कि आपका वेरिएबल ए जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में जो फर्स्ट टर्म्स है, जो आपका पहला पद है वो यहाँ से हट जाएगा। हटते देखो आपके पास ना तो रेखी गुणेगी, यहाँ से अगर ए की वैल्यू आप जीरो रखते हो तो आपकी ये जो टर्म्स है वो लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, न कि द्विघात समीकरण रहेगी। तो फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि जो ABCD है वो आपका रियल नंबर होना चाहिए, दूसरा आपका जो ए है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के अपने द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण आपको समझ आया कि द्विघात समीकरण की फॉर्म इस प्रकार की होती है कि EX² + BX + C = 0, जहां पे A B C ये सारे क्या होते हैं, सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। कहने का मतलब आप इसको इस प्रकार से डिफाइंड कर सकते हैं, जैसे परिभाषा अगर आप लिखने चाहो, इसकी डेफिनेशन आप खुद अपने शब्दों में लिखें, रटने का बिल्कुल भी काम न रखें, आप खुद समझ के उस चीज का, उस मैटर का खुद अभ्यास करें, खुद अपने शब्दों में बनाएं। तो द्विघात समीकरण क्या होती है कि एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की जो अधिकतम पावर है वो अगर 2 हो तो वो वाली समीकरण क्या कहलाएगी, द्विघाती समीकरण कहलाती है। अब जैसे आपके 10th में स्टार्टिंग आपके ये इस प्रकार से होती है कि निम्नलिखित कुछ समीकरण आपको देगा और आपको ये बताना है कि उसमें से आपके पास कौन कौन से द्विघात समीकरण है, कौन से नहीं है। तो देखो एक आधा एग्जांपल मैं लिख देता हूं। जैसे आपका एक x-1 है, x + 2 = x - 3 × x + 1, ये क्वेश्चन लिखा है। ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि जो दी गई समीकरण है वो आपकी द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले तो देखो मल्टीप्लाई के शेप में गुणा के रूप में दे रखिए। पहले आप इस समीकरण में LHS और RHS को एक्सपेंड करें, खोलें, इनको मल्टीप्लाई करके आप खोलोगे, फिर पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहला काम, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अपने। x की मल्टीप्लाई x है, क्या है देखो x², फिर x की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, प्लस में क्या आएगा 2x, और -1 की मल्टीप्लाई x से करोगे क्या आएगा -x, -1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा -2। इसी प्रकार RHS में फिर x की x से क्या है x², x की 1 से क्या है x, माइनस में 3 की x है तो -3x, -3 की 1 से करोगे तो क्या आएगा -3 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद देखो x² से ये वाला x² कैंसिल हो गया, 2x में से एक x आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, क्या रहेगा x रहेगा, और कौन रह गया इधर 2। इस साइड में आपका जो x पॉजिटिव है, इसमें से -3x आप घटाओगे तो क्या आएगा -2x, और कौन रह गया -3। आप इन दोनों पार्ट्स को उठा के यहाँ ले आओगे तो x तो पहले से था, ये इधर आएगा तो +2x, ये -2 यहाँ पड़ा, इधर से उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा +3 = 0। तो ये आपके हो जाएंगे 3x, और घट के +1 बराबर क्या रहेगा 0। अब देखो अपने को जो फाइनल आंसर मिला है वो है आपका 3x + 1 है। अब इस इक्वेशन के अंदर आप ये देखें कि यहाँ जो x की हाईएस्ट जो पावर है वो आपके पास कितनी है। अगर हाईएस्ट पावर 2 रहेगी सॉल्व करवाने के बाद में, तो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक कहलाएगी, द्विघाती समीकरण कहलाएगी। परंतु यहाँ आप देखो कि x जो आपका वेरिएबल आंसर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या रह गई 1 रही, तो आपका ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, द्विघाती नहीं है, बल्कि कौन सी है, रैखिक है। तो साफ साफ लिख देना कि जो आपने इक्वेशन दी थी प्रश्न में वो आपकी क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन को सॉल्व आपको करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद में आप ये देखें कि x की जो हाईएस्ट पावर है 2 रह जाए तो कहेंगे द्विघाती है, क्वाड्रेटिक है, और अगर x की पावर 2 नहीं आए तो कह देंगे कि दिया गया व्यंजक या दी गई जो इक्वेशन थी वो आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। एक एग्जांपल फिर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दोबारा से रिवाइज करके आराम से देखें। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और लिखता हूँ, देखो यही अपने
एक एग्जांपल ऐसा लें जिसके अंदर ये क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, आपकी क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, द्विघाती समीकरण हो। तो एक एग्जांपल अपने ले लेते हैं इस प्रकार से कि x प्लस में 2 का होल स्क्वायर बराबर 4, x प्लस में 3। अब ये पूछ रहा है कि दी गई जो इक्वेशन है, समीकरण, वो आपके द्विघात है या नहीं है। तो इसका पता कैसे लगाएं, इसको थोड़ा सॉल्व करवाएं। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, पहले आप उसको खोलें। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 इक्वल्स टू 4 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 4x प्लस में क्या आ गया, 12 आ गया। अब कट हो ही नहीं रहा है, वैसे देखा जाए तो आप सीधे 4x को कैंसिल करवा दो, सेम चिन्ह के दोनों, वो इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस का 4 तो रह गया इधर, सामने जो 12 है उसको आप यहाँ ले, माइनस का 12 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो x स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल्स टू क्या आया, 0। अब जो देखो आपके पास इक्वेशन बची है, उसके अंदर आप ये देखें जो वेरिएबल है आपका, जो चर है, उसकी जो अधिकतम पावर है वो आपके पास क्या आ गई, 2 रह गई। तो बस आप कह देंगे कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी थी वो आपकी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक कहलाएगी, द्विघात समीकरण आपकी कहलाएगी। बस इतना सा आपको हल करवा के सिर्फ पता लगाना है कि कौन सी अपने द्विघाती समीकरण है और कौन सी नहीं है। इसी क्रम में और आगे चलते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, ज्यादा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग इसको करवाए हैं, थोड़ा बहुत आपको समझाए हैं कि लीनियर क्या होती है, द्विघाती क्या होती है, त्रिघाती समीकरण क्या होती है। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि एक वीडियो के अंदर आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है वो हो जाए, नहीं होगा तो एक और लेंगे फिर। तो इसी क्रम में अपने आगे चलते हैं। तो आगे इनकी बात होती है कि इनके रूट्स किस प्रकार निकाले जाए, मतलब इनके जो मूल हैं, मूलों को आप किस प्रकार से निकालते हो। मूल कह सकते हैं, ये आपने कई बार ये लिखा आता है, भाई शून्य का क्या होता है, मूल या शून्य एक ही चीज है, या तो इनको कह सकते हैं भाई मूल क्या है ना, और या इनको क्या कह सकते हैं, शून्यांक क्या है, मूल और शून्यांक। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है। जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गई कि इस फॉर्म की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर 0। मूल कहते हैं, इसे शून्य कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप x की ऐसी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रखें LHS वाले पार्ट में, ताकि RHS के बराबर आपका मान आ जाए। तो उस समय रखे गए x के मान को क्या कहते हैं, शून्य या मूल। शून्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि RHS में क्या काम में लेते हैं, अपने 0। तो जैसे आप x की ऐसी वैल्यू को इस समीकरण के अंदर आप रखोगे, रखते ही अगर आपके पास पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो जैसे ही अगर आपकी वैल्यू LHS वाला पार्ट अगर 0 देता है तो RHS भी आपका क्या है, 0 है। तो इसका मतलब आपने सर को क्या रखा, कोई वैल्यू रखी, और इस साइड की वैल्यू क्या होगी, पूरी की पूरी 0। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शून्य। जैसे मान लेते हैं कि मैंने x की 2 वैल्यू ली, एक तो क्या ली, अल्फा और बीटा, ये मैंने माने हैं, क्या मान लिए मैंने, इसके 2 रूट मान लिए। इस प्रकार से लिए कि अगर आप x की जगह अल्फा रखते हो तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, LHS वाला पार्ट हो जाएगा 0। अगर आप इक्वेशन में x की जगह बीटा रखते हो तो भी आपकी पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तभी मैंने इनको मूल मानते हुए अल्फा और बीटा को लिया है। सिंबल है, ये जस्ट सिंबल है, आप इसकी जगह p रखें, q रखें ना, कुछ भी रखो, ये आ जाएगा। अब देखो अपने को ये समझना है कि ये जो मूल और इनके जो गुणांक है उनमें रिलेशन क्या होता है। ये तो हो गया आपके मूल, ये तो क्या हो गया, अल्फा और बीटा तो हो गए मूल, रूट हो गए, शून्य हो गए, और समीकरण में जो a b और c है वो होता है इनके गुणांक, कोएफिशिएंट होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है। तो अगर अपने मूलों को जोड़ दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा वो होगा -b/a के बराबर, ये पहला रिलेशन होता है। ये रिलेशन समझाता है कि यदि आप दोनों मूलों को जोड़ दोगे, अल्फा और बीटा को आपस में आप क्या करवाओ, ऐड करवाओ, जोड़े, तो वो हमेशा जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। x का गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक की वैल्यू के बराबर मान आपको मिलेगा।
पहला रिलेशन ये है। दूसरा रिलेशन आपका है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। कांस्टेंट अचर पद और किसका, एक्स स्क्वायर के गुणा का भाग लगाओगे, वो हमेशा दोनों मूलों के गुणनफल के क्या रहेगा, बराबर आएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है, रूट्स के बीच में जो रिलेशन है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, इसको आराम से आप स्क्रीनशॉट ले। अब ये लेने के बाद में अब देखो कुछ प्रश्न वगैरह आते हैं जहां आपको ये पूछता है कि आप इसके मूल निकालें, शून्य निकालें, फिर मान लो प्रश्न को बढ़ाने के लिए आपको वही कह देगा कि मूल और गुणांकों के बीच में संबंध को दर्शाएं। तो अगर आपको मूल निकालने आ गए तो करना है क्या है, जोड़ना ही तो है। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको रख लेंगे। इक्वेशन जो आपको दे रखी है वहां से बी और ए उठा के यहाँ वैल्यू रख के निकाल के देखेंगे। अगर दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो कह देंगे कि जो मूलों के बीच में जो संबंध है उसको क्या करता है, ये सत्यापित करता है, बिल्कुल आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इतना सा काम करना है। अब ये जो मूल निकालने हैं, आपको जो शून्य के निकालने हैं, ये कह दे कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। हल करने का मतलब कि आप x की वैल्यू निकालोगे और x की वैल्यू ही आपके क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो हल करने के देखो तीन तरह की विधियां होती हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड होता है, गुणनखंड विधि। क्या होती है, सबसे पहले गुणनखंड विधि। फैक्टर आप करवाएं, टुकड़ों में आप तोड़ दें। दूसरा होता है आपका पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि इसे बोलते हैं अपने परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तीसरा होता है जहां फॉर्मूला लगा के अपने उस इक्वेशन को सोल्व करवाया जाता है, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा मान को निकालना। जब पहली और दूसरी विधि काम नहीं करे उस कंडीशन में जो तीसरा मेथड है, श्रीधराचार्य वाला सूत्र है, वो लगा के उस प्रश्न को अपने हल करवा लिया जाता है। अब देखो इसी क्रम में एक दो आपको एग्जांपल लेके समझें। पहला आपका जो गुणनखंड विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड है, पहले अपने वो लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में पहला एक एग्जांपल लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 20 इक्वल टू क्या है, 0। तो x स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में, प्लस की जगह आप माइनस में लो, प्लस में फिर वो ये वैल्यू नहीं देगा सही ढंग से। ये माइनस का बीच बराबर क्या ले लो आप, 0 ले लो। अब देखो गुणनखंड विधि के अंदर आपको करवाना क्या है, आपको ये करना है कि यहां जो x स्क्वायर का जो गुणांक है कुछ नहीं लिख रखा, मतलब इसकी गुणांक की वैल्यू क्या होती है, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। आप खुद लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो 1 मानना जाएगा। आप x स्क्वायर के गुणांक की इधर अचर पद से एक बार गुणा करवा लें, तो 1 की गुणा -20 से करवाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ये तो प्रोडक्ट आ गया आपका। अब आप ये देखें, ये जो नेगेटिव का चिन्ह है ये आपको बताएगा जोड़ना या घटाना है। अब आप ये देखो कि x का जो गुणांक है उसका चिन्ह मत देखो, आप ये देखो कि x का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक वो क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। क्या कितना दे रखा है, 8 मेरे को दे रखा है। इसका मतलब ये जो 20 है, 20 है, इसके ऐसे में 2 टुकड़े करवाऊं, ऐसे में 2 टुकड़े करवाऊं, जिनको आगे नेगेटिव लगा रखे। इसका मतलब क्या है कि जिनको आप घटाओगे, घटाने पे कितना आ जाना चाहिए आपका, 8 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 आपका आ जाना चाहिए। तो देखो 20 के ऐसे 2 टुकड़े कि जिनको आपस में क्या करें, घटाए, और उत्तर क्या आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। अब आप खुद देखें कहां मिलेगा, 20 कहां मिलेगा। देखो 2 के पढ़ाई मिलता ना, अपने चेक करवाते हैं पहले। 2 में 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा, 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 में से आप 10 घटाओगे तो माइनस का 8 आएगा। आप इसको उल्टा ले लो, आप क्या काम करो, 10 में से 2 घटा के देखो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, बिल्कुल 8 आ जाएगा। तो फैक्टर समझ आ गए। तो फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 टुकड़े कौन से आ गए, 2 और 10। ये कहते हैं कि 10 और 2 एक ही चीज है, तो 10 और 2 टुकड़े आ गए। तो मेरे को काम ये करवाना है, जो अपना 8 लिख रखा है उसकी जगह ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूं,
10 माइनस 2, मतलब 8 को मैंने इस प्रकार से तोड़ के लिखा है। वो सारा रफ का काम होता है, आप चेक करवाएं। सिर्फ इस 8 की जगह लिखें और आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। जैसी इक्वेशन पहले थे वैसे की वैसे उतार देंगे। माइनस का चिन्ह है तो आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया, एक्स स्क्वायर लगा दे, और माइनस ये जो x गुणा में ना ये वाला, ये आप यहाँ x इसके बाद लिखें। सिर्फ 8 को ही बदला, देखो 8 को ही मैंने चेंज करवाया, बाकी किसी को नहीं चेंज करवाया। माइनस का बीच बराबर क्या लिखा, 0। आप इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, अंदर गुणा करवाए माइनस x के अंदर गुणा करके खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 10 से करोगे तो माइनस का 10x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 की गुणा x से क्या आया 2x, माइनस का 20 बराबर 0। पहले जहां आपकी जो समीकरण 3 पदों के अंदर थी वो अब कितने पदों के अंदर आ गई, 4। तो इसके बाद आपने क्या कर दिया, बीच वाले पद के 2 पार्ट करवा दिए, 2 खंड आपने करवा दिए। इसीलिए इस विधि का नाम क्या कहलाता है, गुणनखंड विधि। अब करना क्या है कि पहले 2 में से और लास्ट 2 वाले में से जो भी कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले। इन दोनों में से मेरे पास x कॉमन आ जाएगा तो पीछे यह क्या रहेगा, x और माइनस का 10, और फिर ये बीच वाला चिन्ह है इसको आप कुछ नहीं करोगे। अगर माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या लिखूं मैं, प्लस। इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया, 2 का भाग करवाओगे तो x रह गया, फिर ये माइनस का चिन्ह 2 का भाग बीच में करोगे क्या आएगा, 10 आएगा। जांच के लिए तुरंत देखें कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए, एक जैसे नहीं आ रहे मतलब मिस्टेक हो गई कहीं ना कहीं। अब आपके पास पद ये रह गए और दूसरा पद बना ये वाला। तो इसमें से दोनों में से ये जो ब्रैकेट वो मैंने ले लिया कॉमन। कॉमन लेने के बाद इधर तो क्या रहा x और प्लस में क्या रह गया 2 बराबर 0। तो मेरे पास इनके टुकड़े आ गए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये तो पहले वाली संख्या क्या होगी 0, तो x माइनस में 10 को मैं 0 के बराबर लेके चलूं तो x का मेरे पास मान क्या आ गया, 10 आ गया। या फिर मैं क्या करूं, इसका जो दूसरा पार्ट मैंने निकाला x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो देखो मेरे को x के 2 मान मिले हुए, x का एक मान तो आ गया माइनस का 2, दूसरा क्या आ गया 10 आ गया। तो x के मेरे पास 2 मान आ गए, माइनस का 2 और 10। तो इस दी गई द्विघात समीकरण का हल मैंने निकाल लिया। यही वो शून्यांक है, यही आपका पहले वाला अल्फा और दूसरा क्या कहलाता है, बीटा। आप चाहें तो इस रिलेशन में रख के आप इसकी सत्यता की जांच करवा सकते हैं कि क्या आपके द्वारा निकाली गई वैल्यू सही है या नहीं है। उस कंडीशन में आप अल्फा को तो क्या ले, माइनस का 2, और बीटा को क्या ले लें, प्लस का 10 ले लो। इससे ये हो जाएगा आराम से, ठीक है। आप यहाँ रख के इसमें जोड़ के रख के देख सकते हो। एक मैं आपको समझा देता हूँ, चलो पहला रिलेशन चेक करो। ये करेंगे अल्फा प्लस बीटा करोगे, अल्फा प्लस क्या करें बीटा, तो माइनस 2 में 10 को जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा 8। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई ना। अब इसका आरएचएस वाला पार्ट फिर देख लें कि माइनस बी बटा ए आपको करवाना है। तो देखो माइनस बी कौन है, चिन्ह सही तो लिखना है, बी है एक्स का गुणा। देखो ये एक्स का गुणा कौन होता है, बी, तो बी की वैल्यू -8, तो यहाँ रखा हुआ माइनस का 8 बटा ए कौन है 1। देखो ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा, ये क्या रखा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस का 8 आ गया। तो देखो आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो बिल्कुल आपने जो इनका हल निकाला है, इसको जो सॉल्यूशन आपने करवाए हैं, दो जो आपने मूल या शून्यक निकाले हैं वो आपके क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से पहला मेथड आपका जो गुणनखंड विधि का है वो आपको इस तरह से हल करवाना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं इसको, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसी क्रम में और आगे चलेंगे। जो दूसरा इसका पार्ट है, जो इसका दूसरा पार्ट कह सकते हैं या जो दूसरा मेथड है वो क्या है, पूर्ण वर्ग विधि, वो अपने कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेके मैं करवाता हूं। देखो वापस ऊपर वाला मैं एक बार बिठा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसमें दूसरा मेथड में आपको समझाऊं, आपके पास x की जो 2 वैल्यू आई है वो पड़ी रहेगी, आपकी जो इक्वेशन है वो भी रखते नहीं बिठा रहा हूं, ये वाली इक्वेशन आपकी। इसी में अपने दूसरा मेथड में फिर समझा देता हूं, आपको कुछ एग्जांपल मैं लिख के दूंगा, उससे आप आराम से क्या है बाकी के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हैं। जैसे
मान लो आपकी इक्वेशन यही है, आपका जो क्वेश्चन है, आपका एग्जांपल है, क्वेश्चन कहते हैं कुछ भी। देखो तरीका समझना है, नहीं कि आपको रट्टू बनना है, पूरा पूरा मैटर आपको करने की आवश्यकता नहीं। आप पैटर्न को समझें, फिर चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आराम से उसको अटेंड कर लोगे। याद नहीं, आपको क्या करना है, समझना है। समझ के पढ़ा गया, समझ के लिया गया ज्ञान हमेशा क्या रहता है, स्थायी रहता है। नहीं तो भगवान ने सबसे बड़ा अपने को वरदान दे रखा है बोलने का। बोलने का नहीं होता तो भैया अब तक तो मर जाते हैं किसी सदमे के अंदर। मान लो कोई किसी की डेथ हो गई, अब उसको बुलाया नहीं जाएगा तो वो तो रो रो के मर जाएगा। तो बोलने की शक्ति जो भगवान ने दे रखी है, बहुत बढ़िया दे रखी है। बस बोलने से बचने का अपने को काम क्या करना है, रिवाइज। क्या करते हैं, जैसे बैटरी डिस हो जाती है, अपने क्या करते हैं, उसके अंदर लगाते हैं चार्जर, बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी। उसी प्रकार आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। 1 हफ्ते में, 10 दिन में ना, वापस आप उस चीज को रिवाइज करोगे, आराम से आप सीख जाओगे। जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं, मेथड करते हैं दूसरी विधि कौन सी है, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की विधि। अब इसमें करना क्या है, आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला सबसे बढ़िया और पहला काम क्या है, पहला काम ये होता है कि जो आपका एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, उसका जो गुणांक है वो 1 होना जरूरी है। अगर उसका गुणांक 1 नहीं है तो आप उसमें से वो संख्या पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले, पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले। या यूं कह सकते हैं कि पूरी समीकरण के दोनों पक्षों में x का जो गुणांक है उसका क्या करें, आप भाग लगाओ। तो पहला काम क्या होता है, पहला काम ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पॉजिटिव 1 बनाओ। पहला काम होता है ये। तो अपने पास जो एग्जांपल लिया उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले से ही प्लस का 1 है, तो अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप इसके गुणांक को पॉजिटिव 1 करवा लेते हो तो उस कंडीशन में अब मान लेते हैं अपने पास समीकरण आ गई ये वाली। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर का गुणांक जो पॉजिटिव 1 आपने करवा लिया, उसके बाद क्या काम करवाना है, आपको इस प्रकार से एक ब्रैकेट बना लेना है। बनाने के बाद ब्रैकेट के बाद तो क्या लगाओ, स्क्वायर लगा दो, और जो एक्स स्क्वायर है उसको सिर्फ आप अंदर क्या लिखें, एक्स लिखें, और इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। मेरे पास नेगेटिव है तो मैंने यहाँ कैसा चिन्ह लिया है, माइनस का चिन्ह लिया। अब x का जो गुणांक है उसका आधा करवाओ। x का गुणांक क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। 8 का आधा मतलब 2 का क्या करवा दो भाई, भाग करवा दो। कितना मान आ गया, 4। तो 4 कहां रखा जाएगा, इधर 4 रख दिया। अब जो पीछे संख्या बच गई है उस संख्या को आप तुरंत यहां लिख दोगे, तुरंत लिख दिया। लिखने के बाद जितना मान यहां लिखा गया उसका वर्ग करके घटाओ। इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, चाहे चिन्ह प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है, घटाना ही है। क्या घटाना है, यहां लिखी गई संख्या के वर्ग को। मतलब मेरे पास लिखा गया है 4, तो 4 के वर्ग को मेरे को यहां घटाना पड़ेगा तुरंत। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा तुरंत। इतना काम करने के बाद में x माइनस में 4 का स्क्वायर रहेगा, ये माइनस का 20, ये माइनस 4 का वर्ग क्या हो गया, 16 बराबर 0 आ गया। जैसे ये मान आ जाए तो x माइनस में 4 का वर्ग आपका पड़ा, ये दोनों जुड़ेंगे तो जोड़ते हुए कितना हो जाएगा, 36, 36 बराबर क्या आ गया, 0। नीचे का एग्जांपल मैं मिटा देता हूँ, पहले वाला अपने ऊपर लिख लिया है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है अपने को। इतना आने के बाद में क्या काम करवाए कि x माइनस में 4 का वर्ग, इधर जो संख्या रहेगी उसको सामने ले जाए, प्लस का क्या आ गया, 36 आ गया। उसके बाद x माइनस में 4 स्क्वायर कटाओ। जैसे स्क्वायर हटेगा सामने वाली संख्या पर कैसा चिन्ह आ जाएगा, एक तो चिन्ह आएगा प्लस का और एक माइनस का, और सामने वाली संख्या रूट के अंदर चली जाएगी। स्क्वायर हटाया मतलब सामने वाली संख्या क्या लगा दिया, रूट। तो देखो क्या आया, प्लस माइनस का 36 का रूट क्या आया, 6 आया। अब अपने पास देखो यहाँ 2 तरह के मान है, एक तो प्लस का है, एक क्या है, माइनस का है। तो पहले अपने एक काम करते हैं, पहले अपने प्लस वाले मान को ले लेते हैं, वहां से x की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो पहले पॉजिटिव ले, पॉजिटिव लेने पर
प्लस का चिन्ह आप लेते हो तो x माइनस में 4 बराबर क्या लिखा 6, 4 को उठा के उधर भेजोगे तो 6 के अंदर 4 जुड़ के मान क्या आ गया 10 आ गया। देखो पहला मान आ गया। अब आप क्या लेवे नेगेटिव ले, तो नेगेटिव लेने पर नेगेटिव आप लोगे तो माइनस का चिन्ह रखोगे इस बार। x माइनस में 4 बराबर क्या लिखा माइनस का 6, 4 को उधर भेजोगे तो माइनस का 6 प्लस का 4 बराबर उधर जाते घट के माइनस का क्या आ गया 2। तो देखो x के दो मान आ गए 10 और 2। तो गुणनखंड विधि के अंदर भी आपके पास x के दो मान आ रहे थे। पहला मान x का 10 आ रहा था, दूसरा क्या आ रहा था माइनस का 2 आ रहा था। फिर मैंने इसी एग्जाम्पल को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा करवाया जिसमें भी आपके पास x के सेम ही मान आ रहे, पहला 10 आ रहा है, दूसरा कौन आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। अब इसी एग्जाम्पल को जो तीसरा मेथड है जो श्रीधराचार्य सूत्र है वो लगा के भी अपने कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं ताकि आगे इसी एग्जाम्पल पे मैं आपको एक मेथड और समझा देता हूं। तो चलते देखो इसको इसी एग्जाम्पल को तीसरी विधि के द्वारा और कैसे हल करवाया जाए। एग्जाम में अगर गुणनखंड का लिखा हुआ आएगा तो आप गुणनखंड के द्वारा ही करवाना, और पूर्ण वर्ग लिखा आ जाए तो पूर्ण वर्ग विधि को आपको काम में लेना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहो वैसा इसमें काम कर सकते हैं। श्रीधराचार्य क्या होता है देखो, जिस प्रकार से आपकी जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघाती जो समीकरण आपकी क्या है, द्विघात की जो समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात की समीकरण। जब आपके पास गुणनखंड टुकड़े नहीं हो उस कंडीशन में क्या काम करवाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र को काम में लेते हैं। तो श्रीधराचार्य ने एक सूत्र बनाया है कि x माइनस x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला बना के आपने को दे दिया, इसके अंदर x के दो मान होते हैं। तो इसी सूत्र को लगाते हुए आप x के दो मान निकाल सकते हो। पहले पहचान करो, ये आपका कोण है, कंपैरिजन करो, a का मान क्या आ गया 1, b x का गुणांक x का गुणांक समीकरण में क्या दे रखा है माइनस का 8, c कौन होगा कांस्टेंट, कितना मान दे रखा है माइनस का 20। अब इन मानों को कहां रखते हैं, अपने दिए गए सूत्र के अंदर रख लेते हैं। ये माइनस का फॉर्मूले वाला b का मान कौन है माइनस का 8, फिर प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और माइनस का 4, ये अपना कौन 1, c की वैल्यू क्या माइनस का 20 बटे में क्या रखा 2 इंटू a का मान आपका हो गया 1। तो ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे 64 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसकी गुणा करोगे क्या आ जाएगा 80, 4 की गुणा 2 से 8 और 0 और बटे में क्या आ गया 2। तो x बराबर 8 प्लस माइनस रूट के अंदर आप जोड़ोगे तो ये 4 और ये 14। तो कुल मिला के मैं यहां लिख देता हूं x की वैल्यू आपके पास आ गई 8 प्लस माइनस रूट 144 है, उसको रूट से बाहर निकालोगे क्या आएगा 12 बटे में 2। देखो ऊपर वाली संख्या में से 2 कॉमन आ रहा, आप 2 ही कॉमन लो, ये रह गए 4 प्लस माइनस में 6 बटे में क्या आ गया 2, ताकि इस 2 से 2 आप काट सकें, है ना। ज्यादा कॉमन नहीं लेना है, कॉमन भी काफी आ रहा है, बाकी अपने को क्या लेना है 4 भी आ रहा है, कॉमन 2 लेना है ताकि वो आपका कैंसिल हो जाए। अब आपके पास ये वैल्यू रह गई, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस का 4 आ गई, सॉरी 4 प्लस माइनस का 6 आ गई। अब देखो एक बार आप पॉजिटिव लेओगे तो आपके पास एक मान आएगा, तो पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव अगर आप लेते हो तो x बराबर क्या लिखोगे 4 प्लस 6, तो मान क्या आया 10 आ गया। देखो एक उत्तर आ गया। एक बार आप क्या ले नेगेटिव ले, नेगेटिव लेने पर 4 माइनस 6 घटा दोगे तो क्या आएगा माइनस का 2। आप ये गौर करें कि तीनों मेथड के अंदर आपके पास x की वैल्यू सेम आ रही, तो आप इन तीनों में से कोई सी भी विधि काम में ले, आपके पास द्विघात समीकरण का हल आ जाएगा, मूल आ जाएंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं मूल और इन्हीं को क्या बोलते हैं शून्य। तो ये आपका लगभग जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का मैंने आपको करवा दिया है। तो अब आप इसकी पूर्ण रूप से तैयारी करें। ऐसे एग्जाम्पल प्रश्न आपके 10th की बुक में दे रखे हैं, तो उनको हल करने का अभ्यास करें, प्रयास करें। तब तक के लिए गुड बाय।